हमारे घर में एक बहुत भयानक पुलिस केस हो गया था। इतना बुरा पुलिस केस कि हमें तुरंत के तुरंत अपना घर छोड़ना पड़ा। उस टाइम पहली बार मेरे फादर को ये लगा कि अगर हमारे घर में कोई अधिकारी होता तो हमें इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। और उनको देखा देखी मैंने भी सोचा कि अपने घर के वो अधिकारी मैं बनूंगी। उसके बाद मैंने एक जगह कोचिंग ज्वाइन की सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि अब मुझे अपना सपना पूरा करना था। बैक टू बैक 3 साल तक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड। मेरे पास सिर्फ 50 दिन थे और उन 50 दिनों के बाद सपने सच होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सपने 50 दिनों की मेहनत से पूरे किए हैं तो आप चौंक जाएंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि इन 50 दिनों की मेहनत से मैंने सिविल सर्विसेज जैसा एग्ज़ाम क्रैक किया है तो आप सोचेंगे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कोई हलवा थोड़े है। तो हाँ, आज मैं आपको उन 50 दिनों की नहीं बल्कि वो कहानी सुनाने आई हूँ जिसने मेरे अंदर ये जिद भरी कि इन 50 दिनों की मेहनत से मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका विश्वकर्मा है और 2020 की यूपी पीसीएस की परीक्षा में मुझे जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद मिला है। आज जब मैं खुद को अधिकारी कहती हूँ ना, तो मैं अपने फादर की वो बात याद करती हूँ जब उन्होंने कहा था कि अपने 4 बच्चों में से मैं किसी एक को अधिकारी जरूर बनाऊंगा। और खुशकिस्मती से अपने परिवार की वो अधिकारी मैं बनी। तो मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेरी कहानी शुरू होती है महमूदाबाद से, जो कि सीतापुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। मेरे पिता हारमोनियम बनाते हैं। हमारी हारमोनियम की एक छोटी सी दुकान है। मेरी मदर हाउसवाइफ है और हम 4 भाई बहन हैं। हारमोनियम का काम सीजनल होता है। अगर अच्छे काम हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं तो काम अच्छा चलेगा। अदरवाइज कभी कभी हफ्तों पापा की कोई कमाई नहीं होती थी। और अब इस हारमोनियम की छोटी सी दुकान से इन 4 भाई बहनों का पढ़ना लिखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनके सपने पूरे करना मेरे फादर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझे आज भी याद है, जुलाई में हमारा नया सिलेबस आना होता था, नया कोर्स आना होता था। और उस टाइम घर में हाहाकार मचती थी, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने बरसात के महीने होते थे जिसमें कोई भी मंगल काम नहीं होते थे। तो जब अच्छे काम नहीं होने हैं तो कोई कमाई नहीं होनी है। तो उस टाइम पापा के लिए बहुत मुश्किल होती थी हम लोगों का नया सिलेबस लाना। और इस सिलेबस में, इस कोर्स में सिर्फ बुक्स होती थी। नया बैग, नए शूज, नई यूनिफॉर्म, ये तो हमारी चेकलिस्ट में नहीं होता था। अपनी फर्स्ट ईयर और इंटर 11th 12th मैंने अपनी बड़ी बहन की यूनिफॉर्म पहन के ही पूरा किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलेगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ऊपर से लड़की का कलर डल, एक और नई मुसीबत। मुझे अपने कलर की वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। फाइनेंशियल क्राइसिस तो थी ही, लेकिन जो कलर है मेरा, ये जो डस्की रंग है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर आपका कलर नहीं अच्छा है तो फिर आप कितने भी अच्छे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका होना ना होना बराबर है। और खासकर तब ये और वर्स हो जाता है जब इंसान एक लड़की हो। इंडियन सोसाइटी में लड़की का ब्यूटीफुल होना उसके कलर से एसोसिएट करके जोड़ा जाता है, और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से झेली। मैंने अपना 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से कंप्लीट किया है। मैं पढ़ने में ज़रूर अच्छी थी, पर सब्जेक्ट को लेकर के एक आइडेंटिटी क्राइसिस मेरा 10th तक रहा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कभी मेरे सब्जेक्ट नहीं थे। 10th पास करने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं इस डायलेमा में नहीं रहूँगी। मुझे मैथ्स और साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, मुझे अपने सब्जेक्ट को पाना है। इसलिए मैंने साइंस और मैथ्स का साइड छोड़ करके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए। अब ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ऐसा माना जाता था हमारी सोसाइटी में कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है वो साइंस लेता है, वो मैथ साइड लेता है, और जो बच्चा उससे कम पढ़ने में अच्छा है वो बायो लेता है, और जो बच्चा किसी काम का नहीं है वो बच्चा आर्ट साइड से पढ़ता है। अब मैं तो पहले ही बाइफरकेट कर दी गई थी कि ये बच्ची तो साइंस साइड की नहीं है, ये बच्ची तो आर्ट साइड की है, इसका मतलब अब ये पढ़ाई में नहीं अच्छी है। पर इन सब के बीच जब मैंने पहली बार ज्योग्राफी की बुक खोली तो मुझे लगा दिस इज द थिंग विच आई वॉज वेटिंग फॉर। यही वो चीज़ है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। ज्योग्राफी से मैं अपने आप को पहले दिन से ही जोड़ पाई और मुझे लगा अब ये सब्जेक्ट है जो मैं चाहती थी। मैंने अपने सब्जेक्ट को पा लिया, अपने आप को जोड़ लिया। मेरा 11th और 12th बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ। मैं वहाँ भी मैंने टॉप किया। 12th पूरा करने के बाद, अच्छे मार्क्स से पूरा करने के बाद, दिल में बहुत सारे अरमान लिए, बहुत सारे सपने लिए कॉलेज स्टूडेंट बनने के। मैंने महमूदाबाद के डिग्री कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। मैं अपने सपने संजो रही थी कि मैं कॉलेज स्टूडेंट बनूंगी, मेरी दुनिया थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी।
तो अब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, काउंसलिंग का दिन था और इस दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी, या यूँ कहूँ कि मेरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारे घर में एक बहुत भयानक पुलिस केस हो गया था। इतना बुरा पुलिस केस कि हमें तुरंत के तुरंत अपना घर छोड़ना पड़ा, और ऐसा छोड़ना पड़ा कि 3 महीने तक हम अपने घर वापस नहीं आ पाए। उन 3 महीनों में हर दिन हम अपनी दुनिया बर्बाद होते देखते थे। एक वैक्यूम में जी रहे थे हम कि हमारे सपने, मेरी पढ़ाई, जो लड़की कुछ करने वाली थी, अब उसके पास कुछ नहीं था। वो क्या करती? यहाँ पे तो सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम हो रही थी। और हम ईश्वर को बहुत याद करते थे। तो जब ऐसा बोलते हैं कि जब आप ईश्वर को बहुत याद करते हैं तो ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाते हैं। उन्होंने हमारी लाइफ में एक ऑफिसर को भेजा, और वो ऑफिसर एक पीसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने हमें उत्पीड़न हमारा नहीं किया, उन्होंने हमारा शोषण नहीं किया और हमसे जेन्युइनली बिहेव किया। और ऐसे टाइम पे जब आपका उत्पीड़न ना हो, आपका शोषण ना हो, आपसे कोई जेन्युइनली बिहेव करे, तो ही बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया, उस टाइम पहली बार मेरे फादर को ये लगा कि अगर हमारे घर में कोई अधिकारी होता तो हमें इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। और उनको देखा देखी मैंने भी सोचा कि अपने घर के वो अधिकारी मैं बनूंगी। खैर, जैसे तैसे दोस्तों की मदद से मेरा बीए में एडमिशन हो गया और मैंने अपना बीए करना शुरू कर दिया। और मैंने अब कॉलेज की दुनिया को पूरी तरह से एंजॉय करने का मन बना लिया था। मैंने एनसीसी में एडमिशन लिया। मैं एनसीसी की बहुत अच्छी कैडेट थी। मैंने वॉलीबॉल खेला। मैंने सारी एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। अपने पूरे कॉलेज को मैंने एकेडमिकली, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से बहुत अच्छे से पूरा किया। और मैं उन बच्चों में से थी, आई वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट जिनको कॉलेज के सारे टीचर्स बहुत पसंद करते थे। बहुत पॉपुलर थी मैं, बहुत ही एडोरेबल थी मैं। बट रेसिज्म अभी भी था। जब कोई मुझ में कोई कमी नहीं निकाल पाता था, पढ़ाई में अच्छी, हर चीज़ में अच्छी, स्मार्ट, बोल्ड, करेजियस, सब कुछ, तो जब कोई कमी नहीं निकाल पाता था तो तुम तो काली हो, कभी देखा करो अपनी शक्ल आईने में कि तुम दिखती कैसी हो। ये जो रेस है, ये जो कलर है मेरा, ये मेरी पर्सनालिटी का सबसे वल्नरेबल पोर्शन है। यही वो पॉइंट है कि अगर इस पे हिट किया जाए तो मेरी पर्सनालिटी का सबसे वल्नरेबल पोर्शन हिट होता है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। हाँ, मैं ये सोचती थी कि ये चीज़ में मेरी कोई गलती नहीं है, पर सोसाइटी आपकी इन बातों को नहीं सुनती। वो तो वही जानना चाहती है जो आप होते हो। पर इन सब इंसिडेंट को मैंने अपनी पढ़ाई से रिप्लेस किया। पढ़ाई मेरे पास ये बहुत ही मजबूत हथियार था जिनसे मैं लोगों को मुंह बंद कर पाई। और आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो पढ़ाई बहुत ही मजबूत हथियार है। यहाँ मैं कॉलेज लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉलेज की किताबी पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है जो आपको और निखार सकता है, तो वो आपका हथियार है। अपना बीए मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से कंप्लीट किया, बहुत अच्छी यादों के साथ, बहुत ही रिमार्केबल तरीके से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ करना है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। मेरे सारे दोस्त आगे पीजी कर रहे थे, तो मैंने 3-4 कॉलेजेस में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, सिंस ज्योग्राफी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी से मास्टर्स करने का मैंने डिसाइड किया और मैंने कई कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। लखनऊ मेरे लिए एक बड़ा समंदर था, क्योंकि यहाँ मैं एक छोटे से तालाब में थी। अब यहाँ और लखनऊ के एटमॉस्फेयर में ये फ़र्क था कि यहाँ छोटे से कॉलेज में मैं पढ़ाई के जरिए, पढ़ाई के हथियार के जरिए सबका मुंह बंद कर पाती थी। पढ़ाई मेरे पास बहुत मजबूत हथियार था, पर यहाँ करके पता चला कि पढ़ाई मजबूत हथियार नहीं है। यू नीड टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ पर्सनालिटी इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस ओशन, और मेरे पास वो नहीं था। इन इंसिडेंट के बीच में एक अच्छी चीज़ ये हुई, मेरी बहन की जॉब लग गई। उन्होंने बैंक का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मेरे घर में पहली गवर्नमेंट जॉब वाली वो बनी। यहाँ पे जो ब्लैक कलर को लेके डांटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लड़कियाँ कहती थी, ओ माय गॉड तुम आईब्रोज नहीं करवाती हो, ओ माय गॉड तुम पार्लर नहीं जाती हो, तुम अपने बाल स्ट्रेट नहीं करवाती। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चल पाऊँ। और मुझे अभी भी याद है कि ना सिर्फ लड़कियां, जो टीचर्स होते थे वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं कभी कभी। एक इंसिडेंट मुझे याद है कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी और मैम ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे आता था और मैंने हाथ खड़ा किया, पर उन्होंने मुझे किनारे करके एक दूसरी लड़की को कहा कि तुम बताओ, क्योंकि तुम इंग्लिश मीडियम लग रही हो। उस दिन मुझे लगा कि अगर आपको जवाब आता है तो वो ज़रूरी नहीं है, आपका इंग्लिश मीडियम लगना ज़रूरी है।
और एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन। खैर ठीक है, पर इस चीज़ से भी निकलने के लिए मैंने पढ़ाई पे फोकस किया और मैं सेकंड सेमेस्टर की हिंदी मीडियम की टॉपर बनी। और अब निहारिका निहारिका हो गई थी। सारी लड़कियां मुझे पूछने लगी थी कि हाँ, निहारिका नाम की भी लड़की है। और ऐसे करके मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने नेट की परीक्षा पास की फॉर अ सेफ साइड, एंड ऑल्सो क्योंकि बाकी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी नेट की परीक्षा दे रहे थे। उसके बाद मैंने एक जगह कोचिंग ज्वाइन की सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि अब मुझे अपना सपना पूरा करना था। मैंने मास्टर्स कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे अपना सपना पूरा करना था। उस टाइम तक ये नहीं पता था कि आप सिंपल ग्रेजुएशन करके भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो। मेरे पास अभी भी कीपैड वाला ही फ़ोन था, मेरे पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन मास्टर्स तक भी नहीं था। तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। कोचिंग मैंने ज्वाइन की, पर इस कोचिंग से भी मैं बहुत देर तक अपने आप को जोड़ नहीं पाई। तो 2-3 महीने कोचिंग करने के बाद फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी और मैं घर पे खुद से तैयारी करने लगी, किताबों के सहारे तैयारी करने लगी। पर मेरी तैयारी उस लेवल पे नहीं जा पाई, उस इंटेंसिटी पे नहीं जा पाई जिस लेवल पे एग्जाम क्रैक हो सकता है। इसलिए मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगा। तो 2017 में बहुत मेहनत से पढ़ने के बाद मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स 2017 का रिजल्ट फरवरी 2018 में आया, पर तब तक मेरे साथ एक और फिजिकल ट्रॉमा हो चुका था। मुझे अब पीसीओडी हो चुका था, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, एंड फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 months आई वॉज कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग। इस एक प्रॉब्लम ने मेरी एक बॉडी पे पता नहीं कौन सा असर डाला। मुझे हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, ये सब एक साथ हो गए। मेरा शरीर टूट चुका था। आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन कि मैं मेंस लिख सकूं। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं और मेहनत करना चाहती थी, पर मेरा शरीर इतना टूट चुका था। मैंने 3 महीने ढंग से खाना नहीं खाया और मई का जो महीना था, मई 2018, मैंने पूरे महीने खाना ही नहीं खाया। मैं सिर्फ बनानास खाती थी और लस्सी पीती थी, और मैं अपने घर से दूर, और इलाज भी मैं अपना करवा रही थी। पर मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया और मेरा मेंटल स्टेटस, मेरा फिजिकल स्टेटस इस लायक नहीं था कि मैं मेंस लिख पाती। और 18 जून 2018 में मेरा मेंस लगा हुआ था 2017 का। तो उसी फिजिकल और मेंटल ड्रामा के बीच में अपना इलाज करवाते हुए मैंने 2017 का मेंस लिखा। और उसी साल 2018 के लास्ट में मेरा एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम था, क्योंकि मैंने नेट क्लियर किया हुआ था। 2019 में 2 रिजल्ट आने थे, 2017 के मेंस का रिजल्ट और 2018 में जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट। और अभी भी मेरा फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा चल रहा था, और ये इतना लंबा चला, 2 साल तक चला कि इसने मुझे डिप्रेशन की तरफ घसीट दिया। मैं नेगेटिविटी के एक समंदर में थी, मैं अकेली थी, मैं अपनी बॉडी से परेशान थी और मैं बिल्कुल नेगेटिविटी में थी। 2019 में मेरे 2 रिजल्ट आए, 2017 के मेंस का रिजल्ट और 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट, एंड बोथ वेयर नेगेटिव, क्योंकि मेरी बॉडी इस लायक नहीं थी कि मैं वो एग्ज़ाम दे पाती और ना ही मेरे पास गाइडेंस था। अब फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा प्लस आपका रिजल्ट नेगेटिव आना, ये ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना जिसने मुझे खींच लिया नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में। तो 2018 के प्रीलिम्स का जो रिजल्ट था वो भी नेगेटिव, 2019 के प्रीलिम्स का रिजल्ट वो भी नेगेटिव। बैक टू बैक 3 साल तक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड। आई वॉज फेड अप, मैं फेड अप हो चुकी थी इस नेगेटिविटी के शब्द से कि क्या होगा, इतनी नेगेटिविटी, कब मैं क्वालिफाइड करूंगी। और मैं उन दिनों को याद करती थी जो एक ब्रिलियंट लड़की थी जिसके पास पढ़ाई ही उसका सबसे मजबूत हथियार थी, कि हाँ, हर किसी का मुंह उसने पढ़ाई से बंद किया। अपने कॉलेज के उन रिमार्केबल डेज को याद करती थी जब हर टीचर कहता था कि ये लड़की कुछ करेगी, और वो लड़की पिछले 3 सालों से उसी कमरे में उन्हीं बुक्स के साथ बंद है और जो कुछ नहीं कर पा रही है। इन सब चीज़ों ने आग में और घी डालने का काम किया। मेरी हेल्थ और वर्स होती गई, मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। बात बात पे मैं रोती थी, नेगेटिव हो गई थी। और डिप्रेशन को अभी भी लोग बहुत ही लाइट वे में लेते हैं, पर डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझें और सपोर्ट करें। 2019 मेरा एनी हाउ बीता। 2019 के लास्ट में मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हो गई, जो अब तक मुझे सपोर्ट करती आई थी। अब मेरे लिए एक और ड्रामा था कि एक मेरा सपोर्ट सिस्टम जा रहा था। अब मुझे अपने लिए जॉब ढूंढनी थी
ताकि मैं अपने रूम का रेंट पे कर सकूं और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को मेंटेन रख सकूं। मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया और फॉर्चुनेटली 2020 के जनवरी में मुझे कोचिंग में जॉब मिल गई और मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया और फरवरी में मेरी बहन की शादी हो गई। पर उस कोचिंग में काम करते हुए भी मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाई और अब मैं और नेगेटिव हो चुकी थी कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, निहारिका तुम किसी लायक नहीं हो, यू आर लूजर, तुम कुछ नहीं कर सकती। वो जो टाइम तुमने देखा था इंटर के टाइम या फिर ग्रेजुएशन के टाइम या फिर मास्टर्स के टाइम, वो कुछ और वक्त था, अब तुम वो नहीं हो जो तुम हो। खैर, फिर मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया और मैं घर आ गई और अभी भी हमारी हारमोनियम की ही दुकान है, तो अभी भी कमाई इतनी नहीं हो रही है कि मेरे एक्सपेंसेस चलाए जा सकें। तो फादर के सामने और बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि लॉकडाउन में इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और हम लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। वो जो 3 महीने थे वो हम पे बहुत भारी गुजरे, हमारी आर्थिक स्थिति और वर्स हो गई थी और इनके बीच में हमारे मोहल्ले के एक इंसान ने मेरे फादर के खिलाफ कंप्लेन कर दी, गलत तरीके से कंप्लेन कर दी। अब मेरे फादर मुझसे रोज कहते थे कि काश अगर कोई तहसील लेवल का कोई इंसान होता तो शायद आज कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाता। वो जब खाना खाने आते थे तो वो मेरी तरफ देखते थे, मुझसे हाथ जोड़ के विनती करते थे कि बेटा प्लीज़ तुम कुछ कर लो, प्लीज़ तुम कुछ कर लो। और मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी, आई वॉज डाइंग इन साइड मी। मैं अंदर ही अंदर दीमक की तरह मैं खाई जा रही थी क्योंकि ना मैं खुद को पहचान पा रही थी, ना मैं अपने सपने को पूरा कर पा रही थी, ना मैं लाइफ में स्टेबल हो पा रही थी, ना मैं अपने फादर का साथ दे पा रही थी। मैं बस नेगेटिव थी, मैं बस फेल थी, डम्बो थी। जब जुलाई में लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैं वापस लखनऊ आई और इस बार मैं डू और डाई वाली कंडीशन के साथ वापस आई कि अब मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। मेरी जॉब छूट चुकी थी, पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास, रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड आ रहे थे, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, मैं बिल्कुल बर्बाद होने वाली कंडीशन में थी क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। खैर, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना शुरू किया पर सितंबर में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मेरे फादर बहुत बुरी तरह बीमार हो गए। हर लड़की के लिए उसके फादर सुपर हीरो होते हैं, मेरे लिए भी थे। और जिस आदमी को अपनी पूरी ज़िंदगी आप मजबूत देखते हो कि वो हर तकलीफ से आपको बचा लेगा, मैंने उन्हें पहली बार कमज़ोर देखा। इतना कमज़ोर कि मेरा छोटा भाई उन्हें पकड़ के ले जा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्हें खो दूँ। उन्हें खोने का जो डर था वो मुझे उस टाइम लगा। मैं आज भी याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ और मैं खुद से ये सवाल कर रही थी कि अगर निहारिका तुम अब नहीं कर पाई तो इनको कुछ हो जाएगा, फिर करने का क्या फ़ायदा। जब वो 3 दिन लखनऊ में रुके थे तभी भी वो मुझे देखा करते थे, मैं पढ़ती थी और मुझे देखा करते थे। फिर उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि बेटा प्लीज़ कुछ कर लो, प्लीज़ कुछ कर लो, मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। सितंबर के लास्ट में वो गए और तब तक मेरी पढ़ाई अच्छी खासी हो गई थी 3 महीने में। और फिर 11 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स लगा हुआ था 2020 का। मैंने दुनिया हिलाने वाली पढ़ाई की और फाइनली नवंबर में मेरा रिजल्ट आया एंड आई वाज क्वालिफाइड। जब सारे लोग अपने प्रीलिम्स निकलने की खुशी मना रहे थे तो मैं पूरी रात जाग रही थी। मैं पूरी रात जागी और मैंने पूरी रात स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे कैसे अपना मेंस कंप्लीट करना है, कैसे मुझे मेंस निकालना है। जब मैं पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात स्ट्रैटेजी बनाई, जब मैं सुबह उठी तो मैंने ये सोचा कि मैं मेंस इंग्लिश मीडियम में दूंगी। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन था। मैं यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी बुक इंग्लिश में नहीं खरीदी थी। मैं पूरी तरह से हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और 7 पेपर आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं और अपने थॉट्स को जनरेट करके भी लिखने होते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का था, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई बुक इंग्लिश में नहीं थी, तीसरी बात और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी, आई जस्ट हैड 50 डेज। मेरे पास सिर्फ 50 दिन थे और उन 50 दिनों के बाद 21 जनवरी को मेरा पहला मेंस लगा हुआ था। पर ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो मेरी लाइफ में ये जो मीडियम चेंज करने का जो ट्विस्ट था, मुझे लगता है कायनात ने ही मुझे दिया, नेचर ने ही, गॉड ने ही मुझे दिया।
और मैं दृढ़ प्रतिज्ञ थी, मैं बिल्कुल डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी। हालांकि बाकी लोगों ने थोड़ा डाउट किया था, बट फाइनली जब उन्होंने मेरा यकीन देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, जस्ट गो फॉर इट। मैंने उन 50 दिनों में खुद को भुला दिया था। मुझे ये तक नहीं याद था कि महीने में दिन कितने होते हैं। दिन और रात का जो फर्क था वो मैं भूल चुकी थी। ना मैं दिन को दिन समझती थी और ना रात को रात। रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, मैं उतनी ही एक्टिव थी जितनी मैं अभी और दिन में होती हूँ। मेरी नींद 2 घंटे 1 घंटे हो गई थी, और वो भी मैं ज़बरदस्ती सोती थी ताकि मेरा माइंड अगले दिन के लिए एक्टिव हो सके। मुझे बस ये था कि मुझे किसी भी तरीके से अपना सिलेबस ख़त्म करना है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये मौका नहीं आएगा निहारिका, ये मौका आखिरी है तुम्हारी ज़िंदगी का। मुझे 50 दिनों में कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया। जनवरी की, दिसंबर की वो ठंड वाली रातें जब सबको मज़ा आता है रज़ाई में सोने में, मैं कभी भी नहीं सोई। मुझे कभी भी ये लालच नहीं आया कि मैं भी सो जाऊं। आई जस्ट हैड वन ड्रीम, मुझे मेंस क्लियर करना है। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। जब मैं 3 ऑटो चेंज करके घर आती थी और मैं तीनों ऑटो में हेडफोन लगा के वीडियोस देखती थी। अपने एक एक मिनट को मैंने यूटिलाइज किया। जब मैं किचन में कोई काम कर रही होती थी तो फिर मैं हेडफोन लगाती थी। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कहाँ आंधी तूफान आ रहा है, कहाँ भूकंप आ रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे दिन रात सिर्फ एक चीज खाई रहती थी कि अगर मैं इस बार नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये करना है। इस दुनिया हिलाने वाली, पागलपन वाली, जुनून वाली पढ़ाई के बाद मेरा रिजल्ट आया 20 मार्च को, और मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। इस बीच में फरवरी में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से, ताकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वापस से स्टेबल हो सके। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती थी और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। बट ये सब चीज़ें चल रही थी। मेरे दोस्त आपस में बात करते थे, मेरा जो मन था वो बहलाने आते थे, मुझे थोड़ा सा चीयर अप करने आते थे। बहुत सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने, मेरे नए दोस्तों ने, मेरी कोचिंग के माहौल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पर मैं इतना नेगेटिव हो चुकी थी, नॉट क्वालिफाइड मेरे दिमाग में इतना स्टिक कर चुका था कि जब तक कोई चीज़ मेरे सामने आ ना जाए, जब तक मुझे वो चीज़ मिल ना जाए, मुझे भरोसा नहीं होता था। पर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि इस बार मुझे अपने पंख फैलाने का मौका मिलेगा। इस बार ये नहीं होगा कि निहारिका यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस एग्ज़ाम। और वो हुआ। 2020 का जब मीन्स का रिजल्ट आया तो मैं मीन्स क्वालिफाई कर चुकी थी, इंटरव्यू में जा चुकी थी। 20 मार्च को मीन्स का रिजल्ट आया, 28 मार्च को होली थी, 2 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगी। इस बार होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार, कोई भी शादी हो, मैं नहीं मनाऊंगी। मुझे बस अपना त्यौहार मनाना है, अपने सिलेक्शन का त्यौहार मनाना है। जब रिजल्ट आया मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, पापा मैं होली में घर नहीं आ रही हूँ। वो हिचकिचाए कि बेटा प्लीज़ आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार होली वहाँ मनाऊंगी, हम लोग तुम्हें याद करेंगे। मैंने कहा पापा होली अगले साल फिर आ जाएगी, पर यह मौका फिर नहीं आएगा। पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने हमेशा की तरह मेरा सपोर्ट किया और मैं घर नहीं गई। जब सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी होली, सारे लोग खुशी मना रहे थे, मैं अपने उस कमरे में अपनी किताबों के बीच में अपनी किस्मत किताबें लिख रही थी। और अभी भी मेरे दिमाग में था मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी सिस्टर ने, मेरे फादर ने कहा कि बस ये आखिरी प्रहार है, बस आखिरी बार तुम्हें स्ट्राइक करना है, और तो वो आखिरी वाला स्ट्राइक सबसे ज़ोरदार होना चाहिए। मैंने इंटरव्यू की अलग कॉपी बनाई। इंटरव्यू की अलग कॉपी में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी जो मैंने 20-25 वीडियोस डेली देख के कंप्लीट की थी। फाइनली मैं इंटरव्यू देने गई, और इंटरव्यू में जब मैं देने गई तो वहाँ मैंने देखा आई वॉज द ओनली गर्ल जो अकेले इंटरव्यू देने आई थी। मेरी मनोस्थिति, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इतना मजबूत, इतना स्टेबल हो चुका था कि मैं अकेले इंटरव्यू देने चली गई, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने। मुझे इतना भी डर नहीं लगा। मेरा जो इंटरव्यू था वो चेयरमैन सर के बोर्ड में था, जो काफ़ी खतरनाक माना जाता है, पर मैं बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्रैक करने का जो पागलपन था वो मेरे सर के ऊपर से गुजर चुका था। और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ, और फाइनली इंटरव्यू देने के बाद 12 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया। और उस दिन भी मुझे याद है अच्छे से कि मैं 102 बुखार में थी,
फीवर में थी मैंने अपना फ़ोन ऑफ करके रखा था कि आज रिजल्ट आने वाला है, मैं पता नहीं फेस कर पाऊंगी कि नहीं। इंटरव्यू देने के बाद से ही मेरी खुली आंखों में मेरा रोल नंबर और मेरा नाम मेरी आंखों के सामने आते थे। आई डोंट नो कि ये चीज़ें कैसे हुई, पर ये होता था मेरे सामने। तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरा फ़ोन ऑफ था, मैं 102 बुखार में थी, और जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी। सारे लोगों के कॉल पड़े थे, मैसेजेस पड़े थे, निहारिका तुम डीपीओ हो गई हो, निहारिका तुम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हो गई हो, तुम जिला लेवल की अधिकारी हो गई हो। और उस दिन जो मैं इतने सालों से, इतने 5-6 सालों से मैं इस रात का इंतज़ार कर रही थी, जिस दिन मैं हमेशा से ये मैं दुआ करती थी कि वो रात आए जिस रात में सुकून से सोऊं, वो सुबह आए जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह हो। वो रात आई और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा मैं पागल हो चुकी थी कि मैं थोड़ी देर तक ब्लैंक हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर जब मैं अपने सेंसेस में आई तो मुझे पता चला कि मैं अब अधिकारी बन चुकी हूँ। मेरा सपना पूरा हो चुका है, मेरे फादर का सपना पूरा हो चुका है। मैंने अपने पापा को कॉल किया और वो सुनने के बाद वो मुझसे भी ज़्यादा 7वें आसमान पे पहुँच गए। तो अपनी कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर वो चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है, हर वो चीज़ जो आप सोचते हो कि आपकी है, वो आपको मिल के रहेगी। बस आप में उसे पाने का, उसे हासिल करने का मादा होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। मुझे जब मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। और चलते चलते मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे किरदार को तो चाहे जितना आजमा लें, पर इसके आगे की कहानी फिर मैं लिखूँगी। थैंक यू सो मच। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का ना आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.